नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। इलेक्शन स्पेशल सीरीज में आज बात करेंगे उस लोकसभा सीट की जिसका इतिहास इतना समृद्ध है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर वन आंदोलन तक और उत्तराखंड आंदोलन से लेकर प्रतिरोध के तमाम स्वरों तक इस लोकसभा क्षेत्र का जिक्र हुए बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इतिहास अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट का। अल्मोड़ा शहर की पहचान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक चेतना के ध्वजवाहक के रूप में रही है। अल्मोड़िया ठसक में परंपराओं की गहरी जड़ें हैं तो दुनिया को देखने का प्रगतिशील नजरिया भी। ये शहर इतिहास के तमाम कालखंडों में एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक संरचना को गढ़ता रहा है जिसका फलक बहुत व्यापक है। पौराणिक थातियों से लेकर कत्यूर, चंद, गोरखे और अंग्रेजों के समय में उनका साथ देती और उनका ही प्रतिकार करती, समय की नब्ज को टटोलकर उसे अपने अनुरूप बनाने का हुनर उसे कब आया ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने अपनी मेधा से इतिहास के कई पड़ावों को बहुत तरीके से गढ़ा है। आज़ादी के आंदोलन में उसकी प्रमुख भूमिका रही तो आज़ाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ का प्रभावी हस्तक्षेप भी रहा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के राजनीतिक भूगोल को देखें तो इसमें एक तरफ देघाट और सल्ट हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। देघाट और सल्ट में रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी तो पाली पछाओ एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। सालम की क्रांति और पहले स्वतंत्रता गदर में लोहाघाट के कालू महर की जमीन से लेकर पिथौरागढ़ की सौर, जौहार, दारमा, ब्यास और चौदास घाटियों तक ये सिर्फ सांस्कृतिक और व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार ही नहीं है बल्कि तिब्बत और नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक भी है। बागेश्वर से उठी कुली बेगार की आवाज और बोरारो घाटी के जाबाजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में जिस शिद्दत से भागीदारी की उसने यहाँ के लोगों में अपने हकों के लिए उठ खड़े होने की राजनीतिक समझ पैदा की। इस लोकसभा सीट की राजनीतिक चेतना की पृष्ठभूमि भी कम रोचक नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन को एक दशक भी नहीं बीता था कि आजाद भारत में पहले लोकतांत्रिक चुनाव का बिगुल बज गया। आजादी की खुली हवा में सांस लेने और अपने सपनों को साकार करने की आकांक्षाएं पाले नागरिकों में भारी उत्साह था। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही लोगों की पहली पसंद होनी चाहिए थी, लेकिन अल्मोड़ा में कांग्रेस के अंदर 1936 के बाद जो वैकल्पिक राजनीतिक धारा पनप रही थी उसका प्रभाव इस पहले चुनाव से ही दिखाई देने लगा। कांग्रेस के अंदर की समाजवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव अल्मोड़ा के उभयाड़ी में 1939 में हुआ विमला नगर सम्मेलन था, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए यहाँ के युवाओं की एक नई फौज तैयार की। वो अब सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस के राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ी होने लगी। पहले ही चुनाव में उसका असर भी दिखने लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत से युवा इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और लाहौर से पढ़कर लौटे थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन और उसके नेताओं को बहुत करीब से देखा और समझा था। महात्मा गांधी के भारत आने के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली तो अल्मोड़ा भी उसका केंद्र बन गया। साल 1916 में जब कुमाऊं परिषद बनी तो उसने यहाँ उठने वाले हक हकूकों के लिए आवाज उठानी शुरू की। इसी के तहत 1921 में कुली बेगार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने यहाँ की राजनीतिक चेतना के लिए नया रास्ता तैयार किया। साल 1926 में कुमाऊं परिषद के कांग्रेस में विलय होने से इसे राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की जगह मिल गई। यहीं से निकले कई महत्वपूर्ण नेताओं ने पहले चुनाव से ही अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी शुरू की। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के पहले चुनाव को जानना बहुत दिलचस्प है। तब यहाँ सांस्कृतिक चेतना से भरपूर और लोक कलाकार देवीदत्त पंत के मुकाबले स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार समाजवादी पूर्णानंद उपाध्याय ने ताल ठोकी थी। देवीदत्त पंत जहां आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ सामाजिक विकृतियों के खिलाफ लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और एक सफल वकील थे, वहीं वे सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत के भाई भी थे। समाज में देवीदत्त की छवि एक ऐसे लोक कलाकार की थी जो उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से होने के बाद भी मेले ठेलों में हुड़का बजाकर अपनी सांस्कृतिक चेतना के स्वरों को विस्तार दे रहे थे। अल्मोड़ा जैसे उच्च कुलीन समाज में उनकी प्रगतिशीलता का मजाक बनाते हुए उन्हें हुड़किया बामण या हुड़किया वकील कहा गया। दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक और वकील पूर्णानंद उपाध्याय थे जिनके राजनीतिक सरोकार भी पंत जी से कम नहीं थे। उनका पूरा परिवार ही आज़ादी के आंदोलन में न सिर्फ शामिल था बल्कि उनका सीधा आनंद भवन से भी रिश्ता रहा। पूर्णानंद के बड़े भाई शिवदत्त उपाध्याय मोतीलाल नेहरू के निजी सचिव और बाद में जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव रहे।
वे 3 बार रीवा मध्य प्रदेश से सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उनके दूसरे भाई मदन मोहन उपाध्याय आज़ादी के आंदोलन में उन चर्चित नेताओं में से एक थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था। देवीदत्त पंत और पूर्णानंद में यह मुकाबला इसलिए भी बहुत दिलचस्प था कि दोनों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सरोकार एक ही जैसे थे। पूर्णानंद जी ने तब नारा गढ़ा था, दिल्ली वाली लोकसभा में वोट पड़ेगा पूर्णानंद, पूर्णानंद जय पूर्णानंद, जय पूर्णानंद जय पूर्णानंद। यही नहीं, उनसे जब पूछा जाता है कि पूर्णानंद जी आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, तो उनका जवाब होता कि द्वाराहाट से पिथौरागढ़ तक पूर्णानंद ही पूर्णानंद हो रहा है। बच्चे भी पूर्णानंद और बूढ़े भी पूर्णानंद कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चों का वोट नहीं होता और बूढ़े वोट देने जा नहीं पाते। देश में पहले चुनाव के बाद लोग अभी नई तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ रहे थे। उन्हें अपनी सरकार होने और जनप्रतिनिधि से अपनी बात कहने का सलीका समझ ही आ रहा था कि 1954 में देवीदत्त पंत की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये भी इस सीट की राजनीति के लिए एक नया मोड़ था। अब यहाँ 1955 में उपचुनाव घोषित हुए, जिसमें एक ऐसी शख्सियत को प्रतिनिधित्व मिला जिनका पूरा जीवन आज़ादी के आंदोलन और सामाजिक सुधार के कामों में बीता था। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व था जिसने कई मोर्चों पर अपनी मेधा से समाज के लिए काम किया था। एक जुझारू आंदोलनकारी, प्रखर वक्ता, प्रतिबद्ध पत्रकार और संगठनकर्ता के रूप में तो उनकी ख्याति थी ही। साल 1921 में बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद जनता ने उन्हें कुमाऊं केसरी का सम्मान दिया था। तब जनता ने सोने के 2 तमगे देकर भी उन्हें सम्मानित किया था। देश के प्रति उनका समर्पण ऐसा था कि भारत चीन युद्ध के समय उन्होंने ये सब कुछ सेना को दान कर दिया। एक पत्रकार के रूप में अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए उन्होंने अल्मोड़ा अखबार में जिस तरह के लेख लिखे, उनसे हमेशा वो अंग्रेजों के निशाने पर बने रहे। अंग्रेज इस अखबार से कितने खौफजदा थे, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि तब गढ़वाल से निकलने वाले अखबार पुरुषार्थ ने लिखा था, एक फायर में 3 शिकार, कुली मुर्गी अल्मोड़ा अखबार। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपना सब कुछ होम करने के बाद भी कैसे बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना की, वो बताता है कि उनके अंदर इस समाज को देखने की कितनी गहरी दृष्टि थी। इस पुस्तक को उन्होंने तब लिखा जब वे तीसरी बार साल 1932 में बरेली जेल में थे। तब एक ऐसी दुखद खबर उन्हें मिली कि उनका बड़ा बेटा बनारस में नहाते वक्त गंगा में डूब गया और इस खबर से आहत उसकी बड़ी बहन ने भी अपने पर तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। इस भयंकर शोक को भुलाने की कोशिश में ये ग्रंथ उन्होंने रचा, जो अगली पीढ़ियों के लिए बड़ा काम का साबित हुआ। इसे उन्होंने 1937 में छपवाया। बद्रीदत्त पांडे ने सामाजिक सुधार के तहत नायक जाति की महिलाओं से कराए जाने वाले यौन व्यापार को भी समाप्त करवाया। उनका संसद सदस्य वाला ये कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन ये इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि उस समय किस तरह के जनप्रतिनिधियों ने राजनीति के माध्यम से लोगों के बीच काम किया। देश में 1957 में दूसरे आम चुनाव की धमक के साथ ही अब राजनीति एक नया पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। पहले चुनाव और उसके एक कार्यकाल के बाद राजनीतिक गुणाभाग और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी जोर मारने लगी थी। ऐसे समय में अल्मोड़ा सीट पर एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सल्ट के गांधी कहे जाने वाले हरगोविंद पंत को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा। हरगोविंद पंत पाली पछाओं में आज़ादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर चुके थे। उन्हीं के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के समय देघाट और सल्ट की क्रांतियां हुई थी। पंत जी उन नेताओं में थे जिन्होंने अल्मोड़ा से बाहर निकलकर इलाहाबाद से कानून की डिग्री ली और रानीखेत में प्रैक्टिस भी की। आज़ादी के आंदोलन को दिशा देने वाले संगठन कुमाऊं परिषद के गठन में उनकी ही प्रमुख भूमिका रही थी। कुली बेगार प्रथा के खिलाफ चले आंदोलन के ध्वजवाहकों में भी वो शामिल रहे। राजनीतिक सामाजिक चेतना जगाने के लिए उन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा के विरोध में 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर इसका प्रतिकार किया। उन्होंने 1910 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ अपना लेखन कार्य भी जारी रखा। अल्मोड़ा के दूसरे आम चुनाव में उनका होना इसलिए भी सुखद था कि वे आज़ादी से पहले 1923 में स्टेट काउंसिल, 1935 में विधान परिषद, संयुक्त प्रांत से विधायक, संविधान सभा के सदस्य और 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में रानीखेत से विधायक रह चुके थे। उनके संसदीय ज्ञान और समाज में काम करने के लंबे अनुभव से वे लोगों के लिए जनपक्षीय नीतियां बना सकते थे। इस चुनाव में उनका मुकाबला समाजवादी पूर्णानंद उपाध्याय से हुआ, जिनसे मात्र 7000 वोटों की बढ़त लेकर वे संसद पहुंच गए। लेकिन उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा, क्योंकि उसी साल यानी 1957 में ही उनकी मृत्यु हो गई। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव हुआ।
अब एक ऐसी राजनीतिक धारा का उदय हो रहा था जो इन सभी लोगों के विपरीत थी। जहां अभी तक के तीनों सांसद आजादी के आंदोलन में शामिल रहे थे, वहीं चौथे सांसद जंग बहादुर बिष्ट की छवि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के प्रिय और सरकार परस्त की थी। राय बहादुरों वाली हनक रखने वाले जंग बहादुर संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के जानकार थे। वे खूब पढ़े लिखे वकील थे और एक अच्छे प्रशासक भी। लंबे समय तक अल्मोड़ा जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहने के साथ ही प्रदेश में एमएलसी और विधायक रहे थे। बताते हैं कि उन्हें अल्मोड़ा से इसलिए प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि यहाँ की राजनीति के सवर्णों में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व होने लगा था। जंग बहादुर बिष्ट उस स्यालदे क्षेत्र के रहने वाले थे जिसने आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई थी। यहाँ से ज्योतिराम कांडपाल और बद्रीदत्त जोशी उत्तर भारत के उन 3 आंदोलनकारियों में से थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था। बाद में इसी गांव तिमली से समाजवादी नेता जसवंत सिंह बिष्ट ने क्षेत्रीय पार्टी उक्रांद के पहले विधायक के रूप में रानीखेत क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। प्रखर आंदोलनकारी डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट भी इसी गांव से थे। जंग बहादुर ने संसद में मुद्दों को मजबूती से उठाने के चलते भी एक पहचान बनाई। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की एक लंबी फहरिस्त है। उत्तराखंड जन कल्याण परिषद की पहाड़ के विकास में भूमिका, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की बढ़ती भीड़, पर्वतीय जिलों की दशा, पहाड़ों में सिंचाई का मसला, नैथाना की रामगंगा लिफ्ट से सिंचाई योजना, कुमाऊं में विद्युतीकरण, कुमाऊं में भूमिहीनों का पुनर्वास, पहाड़ों में पेयजल संकट, पहाड़ के पिछड़े क्षेत्रों का विकास, हल्द्वानी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, कुमाऊं में कुटीर उद्योग आदि विषयों पर उन्होंने कई सवाल सदन में रखे। उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने राजनीति में एक दिलचस्प जुमला गढ़ा कि जीतेगा तो जंग बहादुर और हारेगी तो कांग्रेस। इसी नारे के साथ वे 1957, 1962 और 1967 में 3 बार लगातार जीते। इसके बाद वो वक्त आया जब देश की राजनीति में एक नए दौर ने दस्तक देनी शुरू की। कुमाऊं में समाजवादियों की जड़ें हालांकि पुरानी थी, लेकिन अब थोड़ा हिलने लगी थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स खत्म करने और गरीबी हटाओ के नारे ने लोगों में अपना असर शुरू कर दिया था। इसी बीच इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में उठ रही असंतोष की हवाओं को अपनी राजनीति का हथियार बनाकर बांग्लादेश बनाने और पाकिस्तान को धूल चटाने जैसे नायकत्व से गढ़ी राजनीति से अपने को मजबूत कर लिया था। अल्मोड़ा में उठ रही वन आंदोलन और अन्य प्रतिकार के स्वर कहीं गुम होने लगे थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने 1972 के चुनाव में अल्मोड़ा से मालदार खानदान के नरेंद्र सिंह बिष्ट को अपना उम्मीदवार बनाया। राजनीति में नरेंद्र सिंह न तो नए थे और न अनजान व्यक्तित्व। उनका अपना एक सामाजिक राजनीतिक दायरा था। वे उस खानदान से संबंध रखते थे जिन्हें मालदार कहा जाता था। उनके पुरखों ने कुमाऊं में एक व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर कई मिथक गढ़ लिए थे। बारामासा की विरासत सीरीज में इस पर अलग से एक कार्यक्रम है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस परिवार के दान सिंह बिष्ट ने नैनीताल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी। गोविंद वल्लभ पंत के साथ नज़दीकी रिश्ते होने की वजह से वे राजनीति में भी दांव आजमाना चाहते थे, लेकिन पंत जी ने उनसे उनके परिवार के किसी और सदस्य को राजनीति में लाने के लिए कहा। ऐसे में नरेंद्र सिंह बिष्ट को 1957 में पहली बार पिथौरागढ़ लोहाघाट सीट से विधायक बनाया गया। वे 1971 तक विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वे कई समितियों के सदस्य, उप मंत्री और मंत्री भी बने। 1972 का चुनाव चूंकि इंदिरा गांधी के प्रभाव में लड़ा जा रहा था, इसलिए नरेंद्र सिंह बिष्ट संसद पहुंच गए। 70 के दशक में देश का राजनीतिक माहौल फिर से बदलने लगा। कांग्रेस के प्रति जो असंतोष जन्म ले रहा था, उसे इंदिरा गांधी की राजनीतिक तानाशाही ने नई ऊर्जा दे दी। गरीबी हटाओ नारे के बीच देश के कई हिस्सों समेत बिहार और गुजरात में छात्र नौजवान सड़कों पर आने लगे थे। राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो चुका था और इसने इतिहास का नया अध्याय खोल दिया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा देश समग्र क्रांति के नारे के साथ इंदिरा गांधी को हटाने की मांग करने लगा। इसके उलट इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। 18 महीने के आपातकाल के बाद देश की राजनीति ने नई करवट ली। देश में 1977 में चुनाव घोषित हो गए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर इस आम चुनाव का विशेष महत्व रहा। बड़ी संख्या में यहाँ के युवा आपातकाल के दौरान जेल गए थे। पूरे देश में जिस तरह की राजनीतिक छटपटाहट थी, उसने यहाँ के युवाओं को भी काफी उद्वेलित किया था। वे पोस्टर और लिखित साहित्य से नई राजनीतिक समझ को आगे बढ़ा रहे थे। अभी कुछ साल पहले बने कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी नई हुंकार भरी थी। 70 के दशक के वन आंदोलन ने भी इस चुनाव को कांग्रेस से जनता पार्टी की ओर मोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्हीं दिनों युवाओं ने पर्वतीय युवा मोर्चा नाम से संगठन भी बना लिया था, जो गांव-गांव में जाकर राजनीतिक चेतना का काम कर रहा था।
सभी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों और संगठनों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था जनता पार्टी। इलाहाबाद में अपनी राजनीति करने वाले मुरली मनोहर जोशी इसी जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इस सीट से चुनाव लड़े और जीते। उन दिनों इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि गांवों में महिलाओं ने आपातकाल और इंदिरा गांधी के खिलाफ झोड़े तक रच डाले थे। ऐसा ही एक झोड़ा था, इंदिरा त्यार चुनाव चिन्हा गौरू दगड़ी बाच, इंदिरा त्यार गौरू बेरौज संजय हैरो गांव। जनता पार्टी की लहर में हलधर किसान चुनाव चिन्ह के साथ राजनीतिक रूप से बाहर के समझे जाने वाले मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र सिंह को हराकर संसद में प्रवेश किया। मुरली मनोहर जोशी संघ और जनसंघ की राजनीति में तो थे, लेकिन उनका अल्मोड़ा के लोगों से बहुत ज्यादा संबंध नहीं था। बाद में भी वे इन संबंधों को कायम नहीं रख सके। इंदिरा गांधी की 1980 में सत्ता वापसी न केवल भारतीय राजनीति की नई राजनीतिक इबारत लिखने वाली घटना थी, बल्कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से युवा हरीश रावत की एंट्री एक बड़े राजनीतिक कालखंड की बड़ी खिड़की खोलने वाली साबित हुई। एक अनजान और नए चेहरे के रूप में हरीश रावत लोगों के लिए कौतूहल भी थे और राजनीति में उम्मीद भी। वे लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े थे। उन्हें आपातकाल के आसपास एक नई राजनीतिक संस्कृति संजय ब्रिगेड के प्रमुख युवाओं में माना जाता था। इस ब्रिगेड के बारे में हालांकि आम लोगों की राय अच्छी नहीं थी, लेकिन हरीश रावत ने इस सीढ़ी से चढ़कर उसे कभी लगाने और कभी गिराने के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा का रास्ता बना लिया था। हालांकि इससे पहले वे भिकियासेन ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहकर राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। उनकी ब्लॉक प्रमुख पद पर विवादित जीत ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी सख्ते में डाल दिया था। वे अल्मोड़ा युवा कांग्रेस में भी सक्रिय थे, लेकिन असली नाम उन्हें यहीं से मिला। मुरली मनोहर जोशी ने नई बनी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये वो दौर भी था जब उत्तराखंड में पहली बार किसी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ था। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक, भौतिक विज्ञान के जाने माने वैज्ञानिक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत ने भी इस सीट से चुनाव का पर्चा भरा। इस चुनाव में हरीश रावत ने मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता को पटकनी देकर राजनीति में बड़ी छलांग लगाने का मैदान तैयार कर लिया। प्रोफेसर डी पंत को मात्र 27,000 वोट ही मिल पाए थे। उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप 12 मासा का ये कार्यक्रम देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बहरहाल, हरीश रावत के रूप में अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर एक नई तरह की राजनीति ने प्रवेश कर लिया था। इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद संजय ब्रिगेड से निकले नेताओं में से एक हरीश रावत ने भी अपनी राजनीतिक अभीष्ट को उसी राजनीतिक समझ से आगे बढ़ाना शुरू किया जिसके लिए आपातकाल, इंदिरा और संजय गांधी को जिम्मेदार माना जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर वह दिखाई भी देने लगा। कांग्रेस के इस नए अवतार ने एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दिया जो शराब, रेता बजरी और जंगल माफियाओं को पनपा रही थी। पूरा क्षेत्र सुरा और शराब की राजनीति में लिप्त हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जल, जंगल, जमीन से लेकर अल्मोड़ा में नए आंदोलनों की पृष्ठभूमि बनने लगी। ये वही दौर था जब कांग्रेस के संरक्षण में अवैध शराब के धंधे ने पूरे कुमाऊं को अपने कब्जे में ले लिया था। नारे लगे, उन्हीं का बेटा संसद में है, उन्हीं का बेटा थानेदार, उन्हीं का बेटा फौज में अफसर, उन्हीं का बेटा ठेकेदार। युवाओं के संगठन उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसे नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन के नाम से जाना गया। उसी दौर में दो और बड़े आंदोलन भी इस क्षेत्र में हुए। इनमें से एक था ताड़ीखेत ब्रॉन्ज फैक्ट्री के मजदूरों के हकों का और दूसरा झिरौली मैग्नेसाइट में भ्रष्टाचार का। इनके खिलाफ लामबंद जनता इनका जवाब लोकसभा चुनाव में देना चाहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से पूरे देश में सहानुभूति की लहर ने इन तमाम मुद्दों को भुला दिया। इस चुनाव में हालांकि एक नया कोण भी बनता दिखा जब लोकप्रिय नौकरशाह बहादुर राम टमटा ने चौधरी चरण सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा की पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़ा। दिल्ली के कमिश्नर रहते हुए पहाड़ में लोगों की मदद करने के लिए उनकी बड़ी ख्याति रही थी, लेकिन हरीश रावत ने दूसरी बार मुरली मनोहर जोशी को पटकनी देकर इस सीट पर कब्जा कर लिया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 1989 का चुनाव भी राजनीतिक रूप से अहम रहा। इस समय कांग्रेस के खिलाफ देश में एक बार फिर माहौल बन रहा था। वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जन मोर्चा बना लिया था, जो 1989 का चुनाव आते आते जनता दल में परिवर्तित हो गया था। देश में मंडल और कमंडल के बीच राजनीति होने लगी थी। जनता दल कई घटकों के साथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना। पहाड़ में आंदोलनकारी शक्तियां भी उनके साथ खड़ी हो गई थी। भाजपा भी हिंदुत्व के एजेंडे को तेज कर रही थी। उत्तराखंड के 8 पर्वतीय जिलों में क्षेत्रीय राजनीति अब नई करवट ले रही थी। संगठन के रूप में उक्रांद ने अपना बड़ा जनाधार खड़ा कर लिया था और उसके 2 विधायक चुने जा चुके थे। 1980 में रानीखेत सीट से जसवंत सिंह बिष्ट और 1985 में डीडीहाट से युवा काशी सिंह एरी।
ये पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। इस चुनाव में 4 बड़े नेता आमने सामने थे। कांग्रेस से हरीश रावत, भाजपा से भगत सिंह कोश्यारी, जनता दल से डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट और उत्तराखंड क्रांति दल से काशी सिंह एरी। एरी ने कांग्रेस के हरीश रावत को कड़ी टक्कर देते हुए इस चुनाव को न केवल रोमांचक बनाया, बल्कि सिर्फ 9000 वोटों से वो ये चुनाव हारे। बताते हैं कि इस चुनाव में धांधली करते हुए लगभग 33,000 मतपत्र अवैध घोषित किए गए थे। पूरे देश में चुनाव जीत रही जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट को सिर्फ 28,000 वोट ही मिल पाए। इस प्रकार अब तक एक परिपक्व और राजनीति में मंझे नेता के रूप में हरीश रावत ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली थी। 90 के दशक के प्रारंभ में भाजपा ने सोमनाथ से अयोध्या तक की जो रथ यात्रा निकाली, उसने देश में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू किया। भाजपा राजनीति के नए अवतार में उपस्थित हो गई। 1991 के लोकसभा चुनाव में पूरा पहाड़ राममय होने लगा। अल्मोड़ा सीट पर समीकरणों के चलते भाजपा ने जीवन शर्मा नाम के एक अल्पज्ञात व्यक्ति को टिकट दिया। जीवन शर्मा पहले दिल्ली में उक्रांत के अध्यक्ष थे। भाजपा ने उन्हें ब्राह्मण होने और उनकी विजयाराजे सिंधिया परिवार से नजदीकी संबंधों के चलते उन्हें टिकट दिया था। हिंदू सवर्ण बहुल इस क्षेत्र में पहले जनसंघ और फिर भाजपा अपनी कोशिशों में शुरू से ही लगी थी। विधानसभा में वे पहुंचे भी, लेकिन संसद जाने के लिए उनके प्रयोग विफल ही रहे थे। 1991 की रामलहर में दिल्ली से भेजे गए जीवन शर्मा जब केमू के पास भाजपा दफ्तर पहुंचे तो लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन है ये जीवन। कोई उन्हें पहचानने वाला भी नहीं था। हैट्रिक लगा चुके हरदा भी मुगालते में रहे कि जिसे लोग ठीक से जानते भी नहीं, वो मेरा आखिर क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन रिजल्ट आया तो खूब मातम हुआ। जनता दल से मुरली मनोहर जोशी के बाद ये दूसरे गैर कांग्रेसी सांसद थे। समय बीता और जीवन शर्मा जैसे आए थे वैसे ही इस जीत के बाद गायब भी हो गए, लेकिन वो भाजपा की जड़ें यहां जमा गए थे। हरदा अब तक जिस जातीय समीकरण से खेलते थे वो भी भाजपा की टीम ने तोड़ दिया था। उन्होंने हरीश रावत जैसे एक स्थापित हो चुके नेता को हराकर कांग्रेस को इस सीट से बेदखल कर दिया। इसके बाद हरीश रावत फिर कभी भी इस सीट पर वापस नहीं आ पाए। 90 के इस पूरे दौर में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर वोट की राजनीति की नई बिसात खेलने के लिए अपने को निपुण बना लिया था। उत्तराखंड में भी उसने अपनी जड़ें गहरी करनी शुरू कर दी। राम मंदिर के नाम पर पहली बार उत्तराखंड के मतदाताओं का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में होने लगा था। यहाँ पृथक राज्य को लेकर 1994 में बड़ी लड़ाई लड़ी गई। तब जो भाजपा राज्य का विरोध करती थी वो भी इसमें शामिल हो गई। उत्तराखंड क्रांति दल जैसे दलों ने चुनाव बहिष्कार कर इनका रास्ता और आसान ही किया। इस प्रकार भाजपा के लिए एक लंबी राजनीति का मैदान तैयार हो गया, जिसमें खेलने के लिए उन्होंने बच्ची सिंह रावत को भेजा। कई बार ब्लॉक प्रमुख तक का चुनाव हारने वाले बसदा हालांकि संघ और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन वोट की राजनीति में उनका उतना दखल नहीं था। हालांकि वे तब तक रानीखेत सीट से विधायक और प्रदेश में उपमंत्री रह चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि राजनीति की पिच पर तेज बॉलर माने जाने वाले हरीश रावत के बाउंसर भी उन्हें 4 बार जीतने से नहीं रोक पाए। 1996, 98, 99 और 2004 की रावतों की जंग में बसदा ने हरदा को हारदा बनाकर रख दिया। उनकी ऐसी जमीन खिसकी कि उन्हें कुमाऊं का मुंह छोड़ हरिद्वार पलायन करना पड़ा। अपने साथ ही पत्नी, बेटी और बेटे के लिए भी तब से वे हरिद्वार में ही गुंजाइशें देखने लगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में हरीश रावत की राजनीति और कांग्रेस के वर्चस्व को बेदखल होने के लगभग 2 दशक हो गए थे। कांग्रेस की नाउमीदी को 2009 के परिसीमन ने नई आशाओं में तब्दील किया। अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। यहीं से रावत युग का अंत हुआ और टमटा युग की शुरुआत। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के जनसंघर्षों का महत्वपूर्ण नाम प्रदीप टमटा ने अपनी ताल ठोकी, तो भाजपा ने अपने युवा और राजनीति में संयोग से बनते गए नेता अजय टमटा को मैदान में उतारा। प्रदीप और अजय टमटा में पहली भिड़ंत 2002 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। इसमें प्रदीप टमटा जीते और पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2014 में लोकसभा की लड़ाई में भी एक बार फिर जब मुकाबला अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच हुआ तो अजय टमटा न केवल सांसद बने बल्कि केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री भी बनाए गए। प्रदीप टमटा को भी कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा। 2019 में भी इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अजय टमटा ने फिर से जीत हासिल की। इस प्रकार रावतों से लेकर टमटाओं के बीच अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट की ये जंग इस बार भी जारी है। इस सीट के यही 2 बड़े महारथी हैं। प्रदीप टमटा छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं, वैचारिक परिपक्वता के लिए कई प्रयोगों से गुजरे हैं और बाबा साहेब अंबेडकर से प्रभावित हैं। कुछ समय उन्होंने गिरी इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी गुजारा है। वामपंथ को भी समझा है और बसपा की सियासत को भी दूर से देखते रहे हैं। उत्तराखंड के लिए कुछ करने का जज्बा जगा तो संघर्ष वाहिनी के करीब आए, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि खेल तो कांग्रेस और भाजपा को ही खेलना है।
कांग्रेस को भी दलित चेहरा चाहिए था, इसलिए वो कांग्रेसी हो गए। प्रदीप टम्टा के पास संसाधनों की कमी है। कांग्रेस संगठन भी उनके साथ इस चुनाव में उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा जैसा उसे चुनावों में होना चाहिए। उनके राजनीतिक संरक्षक हरीश रावत भी हरिद्वार में अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के कारण उन्हें समय नहीं दे पा रहे, इसलिए ये चुनाव फिलहाल उन्हें अकेले ही लड़ना है। दूसरी तरफ अजय टम्टा हैं, जो एक तरह से संयोग से बनते जा रहे नेता हैं। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, 2 बार विधायक, राज्य में मंत्री, लगातार 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री पद। आश्चर्यजनक है, लेकिन ये सब उन्हें राजनीतिक संयोग से ही मिलता रहा है। प्रदीप टम्टा के साथ समझ और संघर्ष में उनका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, उनके प्रचार में सितारों की भीड़ और पैसे पल्ले की कोई कमी नहीं। जाहिर है अजय टम्टा इस बार भी बुलंद हौसले के साथ मैदान में है। वैसे लोग ये भी सवाल करते मिल रहे हैं कि उनके मंत्री होने से इलाके को क्या फायदा हुआ। सदन में उन्होंने यहाँ के और प्रदेश के कितने मुद्दे उठाए, ये सवाल कांग्रेस के लोग अपनी सभाओं में उनसे पूछ रहे हैं। ठेकों में रुचि रखने वाले कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि सारा काम तो बाहर वाले ले उड़े, तो हमारी याद क्यों नहीं आई। इन थोड़े लोगों से इतर पन्ना प्रमुख से लेकर विधानसभा विस्तारक तक मोदी जी के मिशन के लिए उनका चेहरा आगे कर दिन रात लगे हैं। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की भी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों की ये लोकसभा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश की सबसे छोटी सीट है, जहां करीब 13 लाख वोटर हैं। 3 बार से भाजपा के पन्ना प्रमुख कुछ वोटर बढ़ाने में सफल रहे हैं, वरना तो अल्मोड़िये वोट डालने में भी बहुत कतराते रहे हैं। आज़ादी के बाद से 1971 तक हुए 6 लोकसभा चुनावों में 30% से ज़्यादा वोट कभी नहीं पड़े। राज्य बनने के पहले 10 साल में ही अल्मोड़ा से 70,000 लोग गांवों से पलायन कर गए। यहाँ की 14 विधानसभा सीटों में फिलहाल 9 पर भाजपा है और 5 पर कांग्रेस। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ की सभी सीटों पर भाजपा की बढ़त थी। 4 जिलों की 8 नगर पालिकाओं में से 6 और 7 नगर पंचायतों में से 5 पर भाजपा जीती है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भाजपा की ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से भाजपा निकायों में भी मजबूत स्थिति में है। 1991 के बाद भाजपा यहाँ सिर्फ 1 बार लोकसभा चुनाव हारी है। कुमाऊं के शहरों में अक्सर सुनने को मिलता है कि इस बार भी वही पुराना खेल है, जो फिलहाल तो एक तरफा ही लगता है। तो ये थी कहानी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की। ये तमाम जानकारियां आपके लिए जुटाई थी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल और वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें बारामती।